स्वागत है आपका द लाइसियम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन आपके साथ लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़। और इससे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी पॉलिटिकल थेरीज़, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। तो जो हमारे राजनीतिक विचार या सिद्धांत थे उन पर हम लेक्चर ला चुके हैं, उस पर हमारी सीरीज़ आ चुकी है एक। और उसमें अभी तक नेट JRF पॉलिटिकल साइंस में आए हुए पॉलिटिकल थेरीज़ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के जो क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, उनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। जो बच्चे पॉलिटिकल थेरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। और आज जो एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करेंगे। तो इसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी हैं। और पॉलिटिकल थिंकर और थॉट आपके UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस का ऐसा एरिया है, अगर इसको आपने तैयार कर लिया तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया है, ये कभी बदलने वाला एरिया नहीं है। हॉब्स ही रहेगा, कन्फ्यूशियस रहेगा, प्लेटो रहेगा, अरिस्टोटल रहेगा, गांधी के विचार वही रहेंगे, नेहरू के विचार वही रहेंगे। देखो बेटा, तैयारी करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है कि हम स्टैटिक पोर्शन को तैयार कर लें, और एक तरीका होता है कि करंट अफेयर्स वाले पोर्शन पे जाएं। तो सबसे बढ़िया है कि स्टैटिक वाले पोर्शन को तैयार कर लो। वो पेपर, वो वाला एरिया हमेशा वैसा ही रहने वाला है, जैसे पॉलिटिकल थेरी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल थिंकर है, पॉलिटिकल थॉट जो वाला एरिया है, इसको बहुत डेप्थ तरीके से हमें समझना होगा। तो इसलिए हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से जिस पैटर्न पर हमारा UGC का सिलेबस है। पहले हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन करे, और अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थिंकर्स की बात। तो पहला क्वेश्चन जो हमने पॉलिटिकल थिंकर पर लिया है, पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स से। किससे है? मार्क्स से। कार्ल मार्क्स ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो हर साल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो कार्ल मार्क्स पर आपको चीज़ें क्लियर रूप से याद होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ याद होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन है? चलो सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? ये इन्होंने पूछा है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सी बात है जो कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई नहीं है। पहला कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये बात तो कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल की है। फिर कह रहे हैं कि ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, देखो ये वाली बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की है। ये किताब जो है वो कार्ल मार्क्स के साथी जो थे, इनके दोस्त थे, फ्रेडरिक एंजल, उन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब किसने लिखी है? एंजल ने ये किताब लिखी है, एंजल ने, फ्रेडरिक एंजल ने, एंजल। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है। कार्ल मार्क्स जो है 1883 में एक्सपायर कर जाते हैं, कार्ल मार्क्स मर जाते हैं। उसके बाद ये फ्रेडरिक एंजल जो है वो ये वाली किताब लिखते हैं, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। निजी संपत्ति, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। ये किताब कौन लिख रहे हैं? कार्ल मार्क्स के दोस्त जो थे फ्रेडरिक एंजल, उन्होंने ये किताब लिखी थी, लेकिन कार्ल मार्क्स के मरने के बाद लिखी थी ये किताब। तो कार्ल मार्क्स का विचार ये वाला नहीं है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। अलगाव का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ एलाइनेशन जो है वो भी कार्ल मार्क्स की है। वो क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने क्या कर दिया है, जब कार्ल मार्क्स युवा थे तो उन्होंने अलगाव बांध का सिद्धांत दिया था, यंग मार्क्स जिसको कहा गया है। अल्थ्यूजर ने क्या किया है कि यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स को अलग अलग किया है, युवा मार्क्स और बूढ़े मार्क्स में अंतर उन्होंने करके दिखाया, और वहीं से नियो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो निकली है, ग्रामसी के आइडियाज़ पर बेस होकर निकली है। अतिरिक्त मूल्य का श्रम सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है रिकार्डो का जो सिद्धांत था उसी का एक्सपेंशन है, और इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मान लो कि एक मजदूर जो है वो एक दिन में 500 रुपये का काम करता है, लेकिन उसको मजदूरी 100 रुपये दी जाती है। तो जो फ़ायदा है 400 रुपये का लाभ है, वो लाभ किसके पास चला जाता है? पूंजीपति के जेब में चला जाता है। तो इसी को उन्होंने सरप्लस वैल्यू कही, कहा कि जो उत्पादन का मूल्य है और जो फ़ायदा हो रहा है उसका जो गैप है वो किसके पास चला जाता है? पूंजीपति के पास चला जाता है। और एलिनेशन थ्योरी उन्होंने दी है, इसमें कहा है कि व्यक्ति जब कंपनी में काम करता है तो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से और खुद अपने आप से पराया हो जाता है, और पूंजीवाद क्या कर रहा है? कैपिटलिज्म क्या कर रही है? व्यक्ति को पराया कर रही है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में क्या कहा कार्ल मार्क्स ने? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में कहा कि जब सभी वर्कर्स मिलकर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का रिवोल्यूशन करके उसको खात्मा कर देंगे तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही रहेगी कुछ दिन तक। सर्वहारा वर्ग मतलब जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, लेबर वर्ग है, वो कुछ समय तक तानाशाही में रहेंगे और फिर उनकी तानाशाही समाप्त हो जाएगी।
कि वो तानाशाही में क्यों रहेंगे, तो मार्क्स कहते हैं इसलिए रहेंगे ताकि जो कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद की थोड़ी बहुत भी चीज़ें बची हैं उन सबको समाप्त कर देंगे। कहते हैं कि डिक्टेटर्स ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है वो सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट करेगी, समाजवाद को। उसके बाद जो हमारी एक नई स्टेजेज आएगी, जो इस नई स्टेज आएगी वो क्या कहलाएगी, कम्युनिज्म कहलाएगी, वो साम्यवाद कहलाएगी। और उसमें क्या होगा, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होगी। उसमें हर व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार काम लिया जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति से उसके क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पे किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज नीड और अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। ठीक है, इस हिसाब से उसको दी जाएंगी चीज़ें। देखो, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। मार्क्स कहते हैं कि सोशलिज्म क्या है, कि सोशलिज्म में व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार काम लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, और उसको दिया जाएगा कैसे, टू गिव हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, उसके काम के अनुसार दिया जाएगा। समाजवाद में एक व्यक्ति में जितनी क्षमता होगी उससे काम लिया जाएगा, जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ये विशेषता है समाजवाद की। लेकिन जब साम्यवाद की बात आती है, कम्युनिज्म की बात आती है, तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार तो काम लेंगे, लेकिन जो पैसा मिलेगा उसे काम के अनुसार नहीं मिलेगा, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। तो यहाँ केवल वहाँ काम के अनुसार चीज़ें मिल रही थी, लेकिन यहाँ आवश्यकता के अनुसार मिलेंगी। यही बेसिक डिफरेंस है समाजवाद और साम्यवाद में। ये समझना होगा आपको, क्योंकि ये सवाल इस टाइप से आते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं है, कार्ल मार्क्स का विचार नहीं है। ये किताब है एक, जो किताब लिखी है फ्रेडरिक एंजल, कार्ल मार्क्स के जो कि दोस्त थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किसकी बात नहीं करी है। कह रहे हैं कल्चरल नेशनलिज्म की। बिल्कुल, कल्चरल नेशनलिज्म, जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं सारे कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे। रिलीजियस स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे, रिलीजियस नेशनलिज्म की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात इन्होंने की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की, एकीकृत मानव, कंसीडर ऑफ मैन एज एटम्स, नहीं, मनुष्य को अणु नहीं मानते हैं, नैतिक प्राणी मानते हैं। अणु के रूप में कौन मानता है, अणु के रूप में हॉब्स मानता है। ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और इंग्लैंड के थे हॉब्स, थॉमस हॉब्स, उन्होंने माना है कि मनुष्य जो होता है एक एटम के रूप में होता है, और उन्होंने फिजिक्स को, ज्योमेट्री को पूरा पॉलिटिकल साइंस में लागू किया था, वो हॉब्स थे। तो जो इन्होंने पूछा है नहीं है, इज नॉट, यही तो याद रखना होता है। और देखो, खुद नेट वाले उसको बड़ा करके दे रहे हैं ताकि आप लोग गलती ना करें। हमें अक्सर गलती हो जाती है ना नॉट और करेक्ट में, तो खुद वो लोग बड़ा करके देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। भाग नहीं है पंडित दीनदयाल के आइडियोलॉजी का। तो दीनदयाल मानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि मनुष्य एक एटम नहीं है, मनुष्य एक अणु नहीं है, बल्कि मनुष्य क्या है, एक नैतिक प्राणी है। मनुष्य को अणु के रूप में किसने माना है, मनुष्य को अणु के रूप में हॉब्स ने माना है। अब आते हैं अगले सवाल पर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का सवाल है, हु अमंग्स द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर। कह रहे हैं कि द आर्ट ऑफ वॉर किताब जो है वो किसने लिखी है, द आर्ट ऑफ वॉर। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैकियावेली ने लिखा, हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चबा जाओ, खा जाओ। ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं चबा पाओगे, नहीं खा पाओगे, तो समझ लो क्या होगा, आप पूरी तैयारी से, आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हैं। अभी बच्चों जल्दी ही एक और सीरीज लाऊंगा जिसमें सारे पॉलिटिकल थिंकर को, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, वेस्टर्न में भी एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनकी किताबों पर, उनके जो लेक्चर होंगे उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, ताकि आपको सारे पॉलिटिकल थिंकर जो हैं वो एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, और उनके साथ उनका क्या कंसेप्ट है, किस किताब में क्या कंसेप्ट दिया है, इस पर भी जल्दी लाएंगे। तो द आर्ट ऑफ वार जो है मैकियावेली ने लिखी है। मैकियावेली ने सबसे पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने बात की है, इन्होंने की एक किताब और कौन सी है, द प्रिंस किताब है इनकी, डिस्कोर्सेज ऑन द लिवी भी इनकी किताब है, द आर्ट ऑफ वार जो है इनकी पहली किताब है। 1521 में इन्होंने ये किताब लिखी थी, 1521 में, और इसमें इन्होंने बताया है कि प्रिंस को, राजा को कैसे कैसे काम करना चाहिए और लड़ाई का मतलब क्या होता है। ये रिपब्लिकनिज्म की भी बात करते हैं, मोनार्की का भी सपोर्ट करते हैं मैकियावेली ने सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया है, और मैकियावेली ने नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया है। मॉडर्न टाइम में इन्होंने नेशनलिज्म पर, राष्ट्रवाद पर काफ़ी बड़ी बात की है मैकियावेली ने। मैकियावेली एक रियलिस्ट थिंकर है, यथार्थवादी विचारक हैं, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि कौटिल्य भी यथार्थवादी विचारक हैं। मैकियावेली मानते हैं कि राजा को, प्रिंस को कैसा होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। ये कहते हैं कि व्यक्ति कुछ भी भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति अगर उससे छीन लोगे तो वो, ये कहते हैं कि
एक व्यक्ति अपने बाप की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, संपत्ति का संरक्षण करना चाहिए। तो द आर्ट ऑफ द वॉर जो किताब है वो मैकियावेली की है। इनकी अदर बुक्स कौन कौन सी हैं, द प्रिंस इनकी किताब है और द डिस्कोर्स ऑन लिवी भी इनकी एक किताब है मैकियावेली की। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला सवाल है कि हु कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी एज द स्टेट कॉन्शियसनेस, स्टेट कॉन्शियसनेस, राज्य की चेतना किसने कहा है, कह रहे हैं लेनिन ने कहा है, मिलीबेंड ने कहा है, पोलंजा ने कहा है या मार्क्स ने कहा है। तो कार्ल मार्क्स ने ये सेंटेंस कहा है स्टेट कॉन्शियसनेस है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, रिलीजन हो, कॉलेज हो, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, फैमिली हो, ये सब क्या है, ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर है, आप अपर स्ट्रक्चर है ये। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ऊपर की जो संरचना है ये राज्य के लिए कार्य करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, ये सारे लोग राज्य के लिए कार्य करते हैं, समझ रहे हैं। और राज्य के लिए कार्य करते हैं इसका मतलब क्या है कि स्टेट क्या है, स्टेट खुद पूंजीपतियों का एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो ये स्टेट्स नौकरशाही हो, चाहे स्टेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं और पूंजीवाद को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ऊपरी, कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं कि जो ऊपरी संरचना है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण कैसे होता है, बेसिक स्ट्रक्चर से होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, इकोनॉमी आती है। और ऊपरी संरचना में क्या आता है, ऊपरी संरचना में सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि स्टेट क्या है, उन्होंने कहा है कि स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग के शोषण का एक उपकरण माना है उन्होंने राज्य को। और कहा है, देखो स्टेट कॉन्शियसनेस ब्यूरोक्रेसी को माना है और फॉल्स कॉन्शियसनेस आइडियोलॉजी को माना है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी किताबें हैं, दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं। तो इन पर एक अलग से वीडियो ला दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी, यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हमारा चला जाता है। चलो देखो, ये एक अच्छा सवाल है, हीगल पर सवाल है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जर्मनी के फिलोसफर हैं हीगल। ये विचार किस पर है, ये क्वेश्चन किस पर आ गया, हीगल पर आ गया। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीगल आर ट्रू, हीगल के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही वाले स्टेटमेंट हमें पहचानने हैं। स्टेट इज होना चाहिए, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये तो कहा है, ये तो बेसिक सी लाइन है, हलुआ लाइन है, ये तो आपको आनी चाहिए एकदम से बिल्कुल। ये लाइन गलत करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हीगल ने क्या कहा है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना है। दूसरी बात कि हीगल रिगार्डेड वुमेन एज इन्फीरियर विद लेस रीजनिंग एबिलिटीज़, ठीक है, एबिलिटीज़ होना चाहिए। कह रहे हैं कि हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हीगल रीजनिंग की बात करते हैं और रीजनिंग में भी किसको मानते हैं, कहते हैं पुरुष के पास ज़्यादा रीजनिंग होती है। कि हीगल रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, बिल्कुल नहीं, सभ्य समाज की बात तो सबसे पहले ही हीगल ने की थी, सभ्य समाज सिविल सोसाइटी की। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हीगल ये कह रहे हैं कि हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि सिविल सोसाइटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले हीगल ने। तो ये वाली लाइन इनकी गलत हो गई है। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, हीगल डज नॉट बिलीव इन वॉर, ये भी बेकार की बात है, क्योंकि हीगल युद्ध में विश्वास करते हैं और हीगल ने ग्लोरीफाई किया है टू द वॉर। तो एक और बी जो है आपका आंसर ठीक हो जाएगा, एक और बी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इससे और भी बातें सीखने को मिली हैं। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के निकल जाओ, तो हमें ये भी देखना होगा कि हीगल ने सिविल सोसाइटी की बात करी है, तो एक फैक्ट ये निकल आ गया। अगला फैक्ट क्या निकल के आ गया कि हीगल का विश्वास युद्ध में था। तो ये बातें भी आप क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं। और आगे एग्जामिनर क्या करेगा कि इसी को बना देगा दूसरे तरीके से, उलट देगा इसी सवाल को, इस ऊपर वाले में नहीं जोड़ देगा और इसमें नहीं हटा देगा, एक नया सवाल बन जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। हीगल की किताबें क्या है वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ वीडियो फिर कह रहा हूँ कि बहुत लंबा हो जाता है। हीगल कहाँ के विचारक थे, जर्मनी के फिलोसफर थे, आइडियलिस्टिक विचारक थे, एक आदर्शवादी विचारक थे। और इन्होंने क्या माना है, आइडिया को बेस माना है। और मार्क्स ने अपना जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में जो डायलेक्टिकल मेथड लिया है वो हीगल से ही लिया है। हीगल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते थे और मार्क्स ने इनसे लेकर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की है। हीगल क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का मैनिफेस्टेशन है, ये जो मैनिफेस्टेशन है इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडिया और कॉन्शियसनेस,
कहते हैं विचार का ही प्रतिबिंब है सारी दुनिया, लेकिन मार्क्स कहता है कि ऐसा नहीं है। मार्क्स कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है। वो कहता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैटर है, पदार्थ का मैनिफेस्टेशन है। यही मेन डिफरेंस है हीगल में और मार्क्स में। ये भी एक सवाल आया है जहाँ हीगल और मार्क्स को उन्होंने कंपैरेटिव करके आपसे पूछा है, तो ये भी आपको समझना होगा। और हीगल ने कहा है कि पूरी दुनिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डायलेक्टिकल मेथड से हो रहा है, जिगजैग थ्योरी में, जिगजैग रूप से हो रहा है, जिगजैग फॉर्म में हो रहा है। डायलेक्टिकल मेथड, थीसिस है, एंटीथीसिस है, सिंथेसिस है। पहले फैमिली थी, फिर सोसाइटी आई, सोसाइटी से फिर क्या आ गया, स्टेट आ गया। और स्टेट कह रहे हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, और ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते हैं। ऑर्गेनिक जो जैविक सिद्धांत है राज्य का, उसका समर्थन करते हैं। कहते हैं राज्य ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो व्यक्ति के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और इसीलिए इनका स्टेटमेंट है ना जो पहला, कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। तो इन्होंने स्टेट को किससे जोड़ दिया, गॉड से जोड़ दिया। कहा कि जैसे ईश्वर सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, ऐसे स्टेट भी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो कह रहे हैं कि स्टेट इज द हाईएस्ट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर राज्य जो है वो सर्वोच्च इकाई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राज्य क्या है, सिंथेसिस है। राज्य क्या है, वाद, प्रतिवाद और संवाद है। राज्य एक संवाद है, ठीक है। और इसी डायलेक्टिकल मेथड को इन्होंने कहा, फैमिली आई, फैमिली से सोसाइटी आई, सोसाइटी से फिर हमारा स्टेट आया, और स्टेट जो है वो बेस्ट मैनिफेस्टेशन है ऑफ द आइडिया। और इसी बात को, इसी डायलेक्टिकल मेथड को मार्क्स ने नए तरीके से लागू कर दिया। उन्होंने मैटर को रख दिया। उन्होंने कहा पहले प्रिमिटिव एरा था, फिर हमारा जो था कि मास्टर स्लेव का एरा आया, फिर हमारा कौन सा आया, फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया। वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म जो है वो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन नहीं है। कैपिटलिज्म के बाद जब हमारा कम्युनिज्म आ जाएगा तो वो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। मतलब हीगल के डायलेक्टिकल मेथड को उठा के मार्क्स ने अपने में लागू कर दिया। चलो, तो ये हमने थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर ली हीगल और मार्क्स की। बाकी मार्क्स को आपको थोड़ा सा अलग से भी पढ़ना होगा और अलग से समझना होगा। और बच्चों, हमारा पेड बैच चलता है तो उसमें हम पूरे एक एक थिंकर को, एक एक थॉट को, उसके एक एक अप्रोच को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो तो फ्री में वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, और जिन बच्चों को लगता है कि हमारा जो पेड बैच है, ऑफलाइन जो बैच है, उसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहे, ऑफलाइन का मतलब है ऑनलाइन ही चलता है लेकिन उसका अलग से ग्रुप है और उसमें फ़ीस आपको सबमिट करनी होती है, फ़ीस सबमिट करनी होती है। तो जिन बच्चों को लगता है कि और अच्छे से आपको चीज़ें समझना है और अच्छे से आपको थॉट और थिंकर को समझना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे थंबनेल पर जो नंबर रहता है, नीचे भी नंबर लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे हम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप अच्छे से आगे उसको धार दे सकते हैं, उसको तेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारा श्री अरविंदो पर है, अरविंद घोष पर। देखो, अरविंद घोष पर खूब सवाल आते हैं। सर, अरविंदो कंसीव्स नेशनलिज्म एज, राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं, कह रहे हैं राष्ट्रवाद को, कह रहे हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अरविंद स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं और ये लोग नेशन स्टेट की बात करते हैं। इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं करते हैं, अध्यात्मवाद की बात नहीं करते हैं, वो मेटरलिज्म की बात करते हैं। कह रहे हैं कि नेशन एज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, राष्ट्र को इन्होंने एक अवयव के रूप में माना है, ऑर्गेनिज्म के रूप में माना है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म नहीं पता है तो ऑर्गेनिज्म दो, देखो बेटा, दो थ्योरी जो होती हैं, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत होते हैं। एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट होती है, एक मैकेनिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट होती है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट मानती है कि स्टेट एक ऑर्गन है, पूरा शरीर है एक, और उसके ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि बॉडी बनी हुई है, तो स्टेट को बॉडी मानते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गन मानते हैं, और कहते हैं कि स्टेट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ऑर्गन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। जबकि मैकेनिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है, राज्य की उत्पत्ति का यांत्रिक सिद्धांत है, वो ये मानता है कि राज्य जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बना है, इसलिए इसमें ऑर्गन्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ना कि बॉडी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे अरविंदो किसको मान रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को मान रहे हैं, मतलब वो व्यक्तियों से अधिक किसको महत्व दे रहे हैं, राज्य को, राष्ट्र को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि नेशनलिज्म एज अ रिलीजियस एस्पिरेशन एंड मोरल एटीट्यूड, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद। फिर कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, ये बात इन्होंने मानी है। नेशनलिज्म, नेशन एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी, भौगोलिक नहीं, इन्होंने भौगोलिक इकाई नहीं माना है। ठीक है, जहाँ डी है तो उसको हम बेटा काट देंगे, जहाँ जहाँ डी है उसको काट दो, तो ए बी सी सही हो जाएगा आप हमारा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने, अरविंद घोष ने राष्ट्र को पश्चिम राष्ट्रवाद से अलग माना, क्योंकि पश्चिम में स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होती है। इन्होंने कहा नेशन स्पिरिचुअल एक कंसेप्ट है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात इन्होंने की है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की है। इन्होंने स्टेट को, नेशन को एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट का सपोर्ट किया है। इन्होंने कहा है कि रिलीजियस एस्पिरेशंस एंड मोरल एटीट्यूड होता है नेशनलिज्म,
मतलब कि भारत के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो स्पिरिचुअलिज्म पर ज़्यादा बात करते हैं, आध्यात्मवाद की ज़्यादा बात करते हैं, चाहे गांधी हों, अरविंदो हों, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, स्पिरिचुअलिज्म की बात की जाती है। यहाँ तक कि कौटिल्य और मनु, एंशियंट, चाहे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो या मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हो, वहाँ पर किसका ज़्यादा बोलबाला है? स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन और मोरालिटी का ज़्यादा बोलबाला हमारे यहाँ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर है ए। क्लियर? चलो अगले सवाल। अरविंद घोष की किताबें क्या हैं वो थोड़ा सा देख लो आप लोग। चलो अगला सवाल हमारा आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन राय। देखो ये सवाल तो बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल खूब आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सही है? सही पूछा है आप, तो जो अगर नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लो, सही है तो उसको अंडरलाइन कर लो। ट्रू पूछा है उसने आपसे, कह रहे हैं कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द उपनिषद, ठीक है, वे उपनिषदों से प्रभावित थे, ये बात बिल्कुल सही है, मानते थे। ही वाज अ रैशनलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ मोनोथिज्म, ठीक है, वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। ही वाज एन एथिस्ट, वे नास्तिक थे, नहीं ये बात तो गलत है, वो नास्तिक नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक थे। तो जहाँ जहाँ सी है उसको हम काट देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे? हम काट देंगे, और काटने के बाद सही क्या बचता है हमारा? बी, क्योंकि नास्तिक नहीं थे। राजा राम मोहन राय ने खुद कहा है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन कौन से ईश्वर को मानते थे? वो एकेश्वरवाद को मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एथिस्ट हो गया है, नास्तिक हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे देवताओं का नाम मानकर केवल एक ईश्वर में विश्वास कर रहा है। इसे मोनोथिज्म बोला जाता है, एक ईश्वरवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोथिस्ट। तो अगर हम इस वाले सेंटेंस को सही मान रहे हैं तो ये वाला सेंटेंस तो हमारा अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि अगर वो एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करते थे, मोनोथिज्म थे, तो वो नास्तिक कैसे हो सकते हैं? मूर्ति पूजा का, स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो इसका क्या मतलब है कि वो नास्तिक थे? नहीं, ये गलत बात है, वो नास्तिक नहीं थे बल्कि वो आस्तिक थे। तो सी हमारा गलत हो गया, हमने सी को ढूंढ लिया, हमने बेटा सी को ढूंढ लिया, तो हमारा अपने आप ऑप्शन निकल आया ए। अगर हम गलत बात को भी ढूंढ लेते हैं ना अपने पेपर में, तो क्वेश्चन में, तो हम पूरा क्वेश्चन सही कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, एलिमिनेशन थ्योरी बोलते हैं। देखो जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन जितने ज़्यादा बड़ा होगा वो क्वेश्चन उतना ही सॉल्व करना आसान होगा। ये यूपीएससी स्ट्रेटजी होती है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का, आप जो हमारी यूपीएससी होती है, आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके प्रीलिम के पेपर को देखोगे ना आप, तो उसमें सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो सवाल उतने ही आसान होते हैं, क्योंकि उनमें एक आध पॉइंट ऐसा दे दिया जाता है ना, एक आध पॉइंट ऐसा दे दिया जाएगा कि वो पॉइंट गलत होगा, और गलत वाले पॉइंट बड़ा आसान सा होगा। अगर आप गलत ढूंढ लोगे तो आप एलिमिनेट कर दोगे, गलत वाले को काट दोगे, तो बाकी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बड़े सवाल को देख के कभी घबराना मत आप अपने नेट जीआरएफ में, क्योंकि नेट जीआरएफ में भी अब हमारा शिफ्ट कहाँ हो रहा है, जो एग्जामिनर्स हैं वो थोड़ा बड़े सवालों पर शिफ्ट कर रहे हैं। वन लाइनर सवाल तो देते हैं, लेकिन बड़े बड़े सवाल भी रहते हैं, ये ऐसे कूट टाइप से सवाल जो होते हैं ना, ऑप्शन में से, ऑप्शन टाइप से कूट, तो इन सवालों को देख के घबराना मत, उनको आराम से पढ़ो। आपकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, पेपर तो 13 जून से 22 जून में कभी भी हो सकता है, तो इसको समझो थोड़ा सा। क्वेश्चन पेपर बड़ा है, क्वेश्चन आपका बड़ा है, तो देखिए घबरा मत जाना, उसको आराम से धैर्य रखना, पेशेंस रखना, आराम से पढ़ना, वो सवाल 100% सही होगा। अगर आपने अपने पूरे सिलेबस को पढ़ा है इन डेप्थ जाकर, तो बड़े सवाल आपके सही होंगे और वहीं आप लीड करोगे, क्योंकि वन लाइनर सवाल या तो आएगा या नहीं आएगा। जो इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, इन सवालों में एक स्कोप होता है। क्या स्कोप होता है? इन सवालों में स्कोप होता है कि इन सवालों को पढ़ के आप सही कर सकते हो, और हर बच्चा इन सवालों को छोड़ के निकल जाता है। ये सवाल वन लाइन, सुन लो ध्यान से, गारंटी है कि बड़ा सवाल वन लाइनर सवाल से आसान होता है, इसलिए बड़ा सवाल पढ़ना, उसको समझना और उसको कोशिश करना है कि सॉल्व कर पाओ। चलो तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला आ जाओ, विनायक दामोदर सावरकर, ये भी आपके सिलेबस के थिंकर हैं। विनायक दामोदर सावरकर एस्टेब्लिश्ड, विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना करी? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद फौज, इंडिया हाउस, समग्र सावरकर बागवन ने। तो अभिनव भारत की स्थापना की थी इन्होंने, अभिनव भारत 1902 में, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी। और मित्र मेला एक था संगठन इनका, फिर उसके बाद अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी। अभिनव भारत 1904, अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी, ये क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था? क्रांतिकारी संगठन था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ये तो इनका साहित्य है,
तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत और मित्र मेला 2 संगठन थे, उनकी स्थापना इन्होंने की थी। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये भी क्रांतिकारी संगठन था और ये इंग्लैंड में इसकी स्थापना करी थी। जब बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा को अंग्रेज परेशान करने लगे तो भागकर वो दूसरे देश चले गए थे और इंग्लैंड जाकर, लंदन जाकर बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने जाकर इंडिया हाउस के पूरे कार्यभार को संभाला था और वहीं पर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। कौन सी किताब? 1857 की क्रांति से संबंधित किताब भी इन्होंने लिखी थी। चलो अब आगे आ जाओ, अगला सवाल। द माइंड देयरफॉर हैड टू बी डीकोलोनाइज्ड फर्स्ट। कह रहे हैं कि दिमाग को पहले हमें बी उपनिवेशीकरण से मुक्त करना है। मतलब कह रहे हैं कि हमारी जो मानसिक क्षमता है उसकी जो हमें अंग्रेजों की जो हमारी विचारधारा छा गई है उसको पहले करो, बिफोर इट कुड बी मेड मोर रिस्पॉन्सिव टू फ्रीडम। कह रहे हैं कि अगर हम मानसिक रूप से गुलामी से आज़ादी पा लेंगे तो ये हमारी स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा आसान होगा। हु एमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। किसने ये बात कही? अंतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के लिए के पूर्व मन का सर्वप्रथम बी उपनिवेशीकरण करना होगा। देखो कितना मुश्किल दे दिया हिंदी में कितना मुश्किल भाषा बना दी। अगर हिंदी वाले बच्चे थोड़ा भी इंग्लिश समझते हो ना तो इंग्लिश में पढ़ने से ज़्यादा आसानी से समझ आ रहा है। द माइंड देयरफॉर हैड टू बी डीकोलोनाइज्ड फर्स्ट बिफोर इट कुड बी मेड। सीधी सी बात है। और ये बात किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने बात करी है। ये विवेकानंद जब आप पढ़ोगे तो उनका बड़ा फेमस कोटेशन है, ये समझ रहे हो, विवेकानंद ने ये बात की है। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। ये बात किसने करी? विवेकानंद। अगला सवाल देखो, बड़ा सवाल है ये भी आसान हो जाएगा। अरविंद के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्ड टू द अरविंदो। अरविंद घोष के बारे में फिर सवाल है। अरविंद घोष के बारे में कौन सा कथन सही है? रिपीट सब सवाल होते रहते हैं। पूछा क्या है हमसे? करेक्ट पूछा है, ठीक है। कह रहे हैं कि ही एक्सप्लेन नेशन एज नेशन स्टेट थ्योरी। वे राष्ट्र सिद्धांत को व्याख्यात करते हैं। ही एक्सप्लेन स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, बात ठीक है। ही सीज नेशन एज अ रिलीजियस एस्पिरेशन मोरल एटीट्यूड। नेशनलिज्म एज जियोग्राफिकल एंटिटी ओनली। नहीं, ऐसा अभी तो ऊपर ही तो पढ़ा था, ऐसा तो है ही नहीं। जियोग्राफिकल, वे राष्ट्र को मात्र एक भौगोलिक सत्ता मानते हैं, मात्र भौगोलिक सत्ता बिल्कुल नहीं मानते। तो जहाँ जहाँ डी है उसको गलत कर दो। डी गलत हो गया। अब इसमें से देखना है हमें। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा नहीं की, ऐसी तो ये भी बात गलत हो गई। बिल्कुल राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की है, ठीक है। अब है वे राष्ट्र सिद्धांत को व्याख्यात करते हैं। अरविंद घोष राष्ट्र सिद्धांत को व्याख्यात करते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ो कि ही एक्सप्लेन नेशन स्टेट थ्योरी। ही एक्सप्लेन नेशन स्टेट थ्योरी। चलो तो देखो इसमें जो हमारा सही होगा ये होगा ए और सी। क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन हम चुन सकते हैं। देखो बात तो ये भी ठीक है और बात ये भी ठीक है, लेकिन हमें एक ही चुनना है। तो ये आंसर इसका सही माना है आपका कमीशन ने, ए और सी माना है, ठीक है। ए और सी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी अगर हम लगा देंगे तो पहला वाला तो हमें सही मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ए और बी में चुनना है तो सी वाला तो हमें सही मानना पड़ेगा, क्योंकि सी दो सब में दिया है। तो नेशन स्टेट की बात तो इन्होंने की है, तो इसलिए ए और सी सही हो जाएगा ये वाला सवाल। अब सवाल है कि कार्ल मार्क्स दो आगे क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। अरे तो बेसिक सवाल है। कार्ल मार्क्स ने कह रहे हैं मानव विकास की अवस्थाओं को, सबसे पहले प्रिमिटिव आएगा, फिर क्या आएगा? स्लेव आएगा, फिर क्या आएगा? फ्यूडल आएगा, फिर कैपिटलिस्ट आएगा, फिर कम्युनिस्ट आएगा। तो बी ए डी ये हो गया। आसान सा सवाल था आपका, ठीक है। BAD, ठीक है। चलो तो बड़ा इस सवाल का आंसर हमने बी ना मानकर हम इसमें ए मान लेते हैं, ठीक है। ए, चलो ए है इसका आंसर, ठीक। ये क्यों है थोड़ा देख लो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हमसे। ये क्यों है? ये इसलिए है, इसमें ये इसलिए मानोगे इसको क्योंकि अभी हमने जो ऊपर सवाल लगाया ना कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म और नेशनलिज्म रिलीजियस, तो ये दोनों बातें तो सही हैं। नेशन स्टेट थ्योरी जो है वो
की बात आ जाती है और वेस्टर्न की बात आ जाती है, क्योंकि केवल नेशन की बात आ रही है ना। राष्ट्रवाद सिद्धांत को व्याख्यात किया है, राष्ट्रवाद सिद्धांत को व्याख्यात नहीं किया है, उन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को किया है। तो बी और सी सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी, क्योंकि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को गलत मान ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पर रहा है। ठीक है, चलो नीचे वाले सवाल पर आ जाओ। ये तो सवाल हमने कर लिया, बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले प्रिमिटिव आएगा, फिर स्लेव आएगा, फिर फ्यूडल आएगा, फिर कैपिटलिस्ट, फिर सोशलिस्ट। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलो अभी देखो ये सवाल आ गया कि जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते थे। जॉन रॉल्स बिलीव्ड इन डिफरेंस प्रिंसिपल, बिल्कुल करते थे। इंटाइटलमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं करते थे। इसमें कौन करता है, रॉबर्ट नॉजिक। कौन करता है इसमें बिलीव, नॉजिक। इगलिटेरियन बिल्कुल थे। लिबर्टेरियन बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि नॉजिक ही लिबर्टेरियन है। तो 1 और 3, ठीक है, हो गया आंसर। क्योंकि डिफरेंस प्रिंसिपल और इगलिटेरियन कौन है, जॉन रॉल्स हैं, जबकि इंटाइटल प्रिंसिपल किसका है, रॉबर्ट नॉजिक का है, और लिबर्टेरियन भी रॉबर्ट नॉजिक को माना जाता है। तो बेसिक सा सवाल है। चलो अब आ जाओ अगला सवाल। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया। कह रहे गांधी जो कहते हैं वो अपने आप को हिमसेल्फ, एक्सप्लेन हिमसेल्फ, गांधी एक्सप्लेन हिमसेल्फ एज क्या, फिलोसफिकल अनार्किस्ट, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट। अरे तो लिबरल तो हो नहीं सकते, सोशलिस्ट हो नहीं सकते, कम्युनिस्ट हो नहीं सकते, वो फिलोसफिकल एनार्किस्ट माना जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है गांधी को। बेसिक सा सवाल है, सॉल्व हो गया। क्योंकि गांधी ने खुद कहा है कि गांधी किस में बात करते हैं, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी का सपोर्ट करते हैं। और जो व्यक्ति स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी का सपोर्ट करेगा, स्टेटलेस सोसाइटी का सपोर्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, एनार्किस्ट हो जाएगा, अराजकतावादी हो जाएगा, एनार्किस्ट हो जाएगा। और इन्होंने फिलोसफिकली उसको प्रूव कर दिया है एनार्किज्म को। इसलिए गांधी ने कहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एनार्किस्ट हूँ, फिलोसफिकल एनार्किस्ट। किताब है कि निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया। कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया। कह रहे हैं कि कर्मयोगी और धर्मा जो थी, वीकली जो मैगजीन्स थी उनको किसने स्टार्ट किया था, अरविंद ने किया था। बेसिक सवाल है, ये तो रिपीटेड सवाल है, जाके देख लेना, बहुत बार ये सवाल आया है। और इस सेशन का लास्ट सवाल क्या है आपका, कि किसने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच डिफरेंस किया है। हु डिफ्रेंशिएट बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स, अल्थ्यूजर, मिलीबैंड, लेनिन और लग्जमबर्ग। तो ये अल्थ्यूजर, जैसा कि मैंने पहले जब मार्क्स पढ़ा रहा था तब बताया था कि यंग मार्क्स में क्या दिया है उन्होंने, एलिनेशन थ्योरी दी है, और बाद के जो सिद्धांत है उनके वो बूढ़ा वृद्ध मार्क्स, ओल्ड मार्क्स माना जाता है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था अल्थ्यूजर ने। और अल्थ्यूजर कौन है, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। और अल्थ्यूजर ने मार्क्स के जो आइडियाज़ थे, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बड़ा इसमें चेंज किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया अल्थ्यूजर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यंग मार्क्स और बूढ़े मार्क्स के बीच डिफ्रेंशिएट किया है। तो बच्चों आज हमने ये सवाल लिए थे अपने पॉलिटिकल थिंकर के रूप में। द लाइसियम चैनल पर हमने इन सवालों को डिस्कस किया है। पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल थॉट के अभी और भी सवाल होंगे, तो 1-2 वीडियो हम के माध्यम से हम और भी समझेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको आसानी हो देखने में। तो हमने कुछ सवालों पर बात करी जो पॉलिटिकल थिंकर और थॉट के थे। तो आगे जो वीडियो आएगा इसके बाद उसमें हम और पॉलिटिकल थिंकर और थॉट के सवाल लाएंगे। तो और इससे पहले जो पॉलिटिकल थ्योरी के सवाल हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा प्रयास है कि सवालों के माध्यम से, क्वेश्चंस के द्वारा हम क्या करें, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी लाएँ, चीज़ों को समझाएँ, चीज़ों को बताएँ, और ये भी बताएँ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आप द लाइसियम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।